हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आज आप लोग को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आराम से बढ़िया से रक्षाबंधन एंजॉय करिए और तैयारी भी करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई भी करते रहिए क्योंकि पढ़ाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रैक्शन की हम लोग की सीरीज़ चल रही थी। फ्रैक्शन में हम लोग ने काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। आज कुछ हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। उसके अलावा फिर एक कॉन्सेप्ट और भी बचा था, कल मुझे याद आया, रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल का, या वही कॉन्टिन्यूअस जो डेसिमल मैंने आपको बताया था एक टाइप, उसका भी एक कॉन्सेप्ट बताया था। उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज थोड़े से हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ड्स प्रॉब्लम वाले वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इन क्वेश्चन को हम लोग कितने आसान तरीके से कर सकते हैं ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कह देना चाह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है, और अगर मज़ा आए तो फिर कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, और वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा जो आपको क्लियर ना हो। बस आप कोई भी बुक उठाओ, करना शुरू करो। हर एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यूट्यूब पे। क्लियर है? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन लग गया है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है 3/5। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? क्वेश्चन सबको विजिबल है ना? क्लियर है? ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 3/5 फिफ्थ पार्ट ऑफ अ ड्रम इज फिल्ड विद वाटर when 38 liter water is drawn from it, then only 1/8 part of drum is filled, find volume of tank। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी ड्रम का 3/5वां भाग पानी से भरा हुआ है। जब इसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो ड्रम का केवल 1/8 भाग भरा रह जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टैंक की क्षमता क्या होगी। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, देखो यहाँ पे x वगैरह नहीं मानना है, x वगैरह आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से अभी होगा। ठीक है, सबसे पहले बस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो आप लिखते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है तो 3/5 लिख लीजिए। ठीक है, पूरा ड्रम पानी से नहीं भरा हुआ है। ठीक है, अब 3/5 को पढ़ना भी सीखें कि जैसे मान लीजिए ड्रम में, ये मैंने सिखाया भी आपको कि ड्रम में टोटल पानी 5 आ सकता है, तो अभी तक है कितना? 3 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ड्रम में टोटल 5 पानी आ सकता है, 5 यूनिट पानी आ सकता है, लेकिन अभी तक ड्रम में पानी कितना है? 3 यूनिट है। ठीक है, इसका मतलब पूरा ड्रम पानी से भरा नहीं है। ठीक है, कल कितना भाग भरा है? 5 में से 3 भाग भरा हुआ है। ठीक है, अब जो भाग भरा हुआ था उसी में से मैंने कितना पानी निकाल लिया? 38 लीटर। तो 3/5 में से 38 लीटर पानी हमने बाहर निकाल लिया। भाई अगर 3/5 में से 38 लीटर पानी बाहर निकालिए तो 3/5 माइनस 38 लीटर कर दीजिए। ठीक है, अब 3/5 में से 38 लीटर पानी जब बाहर निकाल लिया तो अब देखिए ड्रम में कितना पानी रह गया है? 1/8। ठीक है, मतलब पहले ड्रम में 3/5 पानी था, अब 38 लीटर बाहर निकाल लिया तो अब बचा कितना? 1/8। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि जब 3/5 में से 38 लीटर बाहर निकालिए तभी तो 1/8 बचा ना। क्लियर है सबको? ठीक है, तो आप देखिए 3/5 भाग में से 38 लीटर बाहर निकालिए तो 1/8 भाग पानी बचा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए बेटा, कभी भी 3/8 और 38 का कैलकुलेशन ना करना। देखो फ्रैक्शन ये है और ये भी क्या है? फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का कैलकुलेशन हमेशा फ्रैक्शन से होता है। क्लियर है? ठीक है, तो 1/8 को इधर उठा लाइए, 3/5 में से 1/8 माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू 38 लीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, एलसीएम ले लो। 8×5 का एलसीएम कितना होगा? 40। 8×5 का एलसीएम 40 होगा। 40/5 करोगे 8, 8 × 24। 40/8 करोगे 5, 5 × 1 5 इज इक्वल टू 38 लीटर। ठीक है, 24 में 5 गया 19, 19/40 इज इक्वल टू 38 लीटर। क्लियर है? ठीक है, अब देखो
कभी भी फ्रैक्शन, कभी भी इस तरह से फ्रैक्शन है तो इसको यूनिट में पढ़ा करिए। कैसे? अब इसको पढ़ना सीखिए। अब 19/40 बराबर 38 लीटर का मतलब ये है कि टोटल ड्रम में 40 यूनिट पानी आ सकता है, लेकिन अभी तक है कितना? 19 यूनिट है। क्लियर है? अब 19 के सामने देखिए क्या लिखा है? 38। तो ये जो 19 होगा इस 38 लीटर के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ड्रम में पानी आ सकता है 40 यूनिट। कितना यूनिट? 40 यूनिट। लेकिन ड्रम में पानी है कितना? 19 यूनिट। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 19 यूनिट इज इक्वल टू 38 लीटर। क्लियर है? तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लीटर। ये सब करने की जरूरत ये सब भी नहीं है। ठीक है, तो 40 यूनिट इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, 40 यूनिट इज इक्वल टू 40 दूना 80 लीटर। इसका मतलब ड्रम में कितना पानी आ सकता है? 80 लीटर पानी आ सकता है। बात समझे? यही इसका आंसर है। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ड्रम का कितना भाग भरा है? 3/5 भाग भरा, उसमें से 38 लीटर पानी हमने निकाल लिया। तो 3/5 भाग में से माइनस अगर डाल देंगे तो प्लस 38 कर लेंगे। ठीक है, माइनस 38 लीटर इज इक्वल टू 1/8। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन का कैलकुलेशन फ्रैक्शन से करेंगे। ठीक है, और फ्रैक्शन में जब भी कोई चीज़ लिखे रहे तो उसको यूनिट के हिसाब से पढ़िए। जैसे ये 5 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है। पहले मतलब कि टोटल 5 यूनिट था, लेकिन अभी कितना है? 3 यूनिट है। क्लियर है? ठीक है, तो 3/5 में से 1/8 घटा दिया तो 38 लीटर। एलसीएम लिया तो 19/40 बराबर। अब एग्जाम में अगर आपको करना डायरेक्ट कर सकते, 19 बराबर 38, 19 देखो 19 बराबर 38 तो 1 बराबर 2 तो 40 बराबर 80, डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा आपको अगला क्वेश्चन, तब से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ डालिए जल्दी से सब लोग। ठीक है, फिर मैं कराना शुरू करूँ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1/6 part of a pole is in messy area, 1/2 of the remaining is below water and remaining 5 meter is above water. Find length of the pole. क्लियर है? एक पोल का 1/6 भाग कीचड़ में है, गंदा छेद मतलब कीचड़ में है। ठीक है, शेष का मतलब जो 1/6 भाग कीचड़ में है वो तो ठीक है। ठीक है, 1/6 भाग कीचड़ में है और कह रहा है शेष का 1/2 भाग पानी के नीचे है और शेष 5 मीटर पानी के ऊपर है, तो पोल की लंबाई क्या होगी? ठीक है, अब देखिए आप खुद बताइए मैसी एरिया में कितना पार्ट है? खुद बताइए। मैसी एरिया में बेटा 1/6 भाग है। ठीक है, अब इसको पढ़ना सीखो। ठीक है, इसको पढ़ना सीखे। इसका मतलब ये है कि टोटल अगर पोल हमारा 6 भाग है, मतलब 6 यूनिट है, टोटल पोल हमारा अगर 6 यूनिट है तो मैसी एरिया में कल कितना? 1 यूनिट है, क्योंकि मैसी एरिया के आगे 1 लिखा है, इसका मतलब मैसी एरिया में कितना? 1 यूनिट है। ठीक है भाई, टोटल पोल अगर हमारा 6 यूनिट का है तो मैसी एरिया में कितना? 1 यूनिट है। क्लियर है? ठीक है, अगर टोटल पोल बेटा 6 यूनिट का है और मैसी एरिया में 1 यूनिट है, इसका मतलब मैसी एरिया के ऊपर कितना होगा? भाई टोटल 6 है, मैसी एरिया मतलब कीचड़ में 1 है, तो कीचड़ के ऊपर 5 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो कीचड़ के ऊपर जो पार्ट होगा वो कितना होगा? 5/6 होगा। क्लियर है? बात समझे? ठीक है, कीचड़ के अंदर कितना है हमें उससे मतलब नहीं है, कीचड़ के ऊपर कितना है हमें इससे मतलब है। ठीक है भाई, टोटल पोल हमारा 6 है, 6 में से 1 कीचड़ के अंदर है। अगर 6 में से 1 कीचड़ के अंदर है तो रिमेनिंग कितना बचा? 5। 6 में से 5 कीचड़ के ऊपर होगा। ठीक है, अब जो 6 में से 5 कीचड़ के ऊपर है उसी में कह रहा है शेष का 1/, कह रहा है ना शेष। अब भाई ये तो 1/6 कीचड़ के अंदर है, अब शेष कितना बचा? भाई 5/6 ही तो बचा ना। अब ये जो 5/6 भाग है इसी का 1/2 भाग पानी के नीचे है। ठीक है, अगर इसका 1/2 भाग, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, कह रहा है इसका 1/2 भाग पानी के नीचे, इसका मतलब समझे? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, ये जो अब 5/6 है, ये जो 5/6 है, इस 5/6 का मतलब है ये टोटल 2 को शो करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब अब जो रिमेनिंग 5/6 बचा है उसके रिस्पेक्ट में ये जो 2 होगा ये टोटल बन जाएगा। क्या मैंने बोला समझ में आया? ठीक है, मैंने ये बोला बेटा कि जो रिमेनिंग 5/6 बचा हुआ, ये जो रिमेनिंग 5/6 बचा है वो अब अपने आप में टोटल हो जाएगा। क्लियर है?
बात समझ में आ रही है? जो रिमेनिंग 5/6 वो अपने आप में अब क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, और वो जो टोटल हो जाएगा वो किसको शो करेगा, वो इस 2 को शो करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अब क्या है कि टोटल जितना भी बचा हुआ है, टोटल जितना भी बचा हुआ है वो 2 यूनिट है, लेकिन उस 2 यूनिट में से पानी के अंदर कितना, 1 यूनिट है। पानी के अंदर कितना, 1 यूनिट है। ठीक है, अगर पानी के अंदर 1 यूनिट है तो बताओ 2 में से 1 पानी के अंदर है तो पानी के ऊपर कितना होगा भाई, वो भी 1/2 होगा। बात समझ भाई, 2 में से 1 पानी के अंदर तो पानी के ऊपर कितना, 2 में से 1। ठीक है, तो बताओ अब ये जो रिमेनिंग था इसमें इस 5/6 में से 2 में से 1 पानी के अंदर तो 2 में से 1 पानी के ऊपर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बात समझ आई? फिर से देख लीजिए भाई, मैंने ये कहा कि मेसी एरिया में 1/6 है तो टोटल अगर 6 है तो 6 में से 1 कीचड़ के अंदर, तो 6 में से 1 अगर कीचड़ के अंदर तो 6 में से 5 कीचड़ के ऊपर। अगर 6 में से 5 कीचड़ के ऊपर तो इसका मतलब अब ये जो कीचड़ के ऊपर है इसको अब कौन मिला, पानी मिला। अब पानी के अंदर कितना था, ये जो 5/6 बचा था इसी का 1/2 पानी के अंदर था। अगर इसका 1/2 पानी के अंदर तो इसका 1/2 पानी के ऊपर, तो 5/6 का 1/2 पानी के ऊपर, और 5/6 का जो 1/2 पानी के ऊपर है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, उसकी वैल्यू है बेटा 5 मीटर के बराबर। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जो कीचड़ के ऊपर है वो कितना है, 5 मीटर है। तो अगर कह रहा है ना, अब भाई 5/6 का ये जो 1/2 ये शेष, और यही 5 मीटर पानी के क्या है, ऊपर है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5/12 बराबर 5 मीटर ना। फिर वही चीज हो गई भाई, ये 12 यूनिट है, ये 5 यूनिट है इसके सामने ये, इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 5 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 मीटर, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 मीटर। कहानी खत्म, बोलो भाई। ठीक है भाई, 5 यूनिट बराबर 5 मीटर, तो 1 यूनिट बराबर 1 मीटर, तो 12 यूनिट बराबर 12 मीटर। क्लियर है? ठीक है, देखो कुछ लोग इस क्वेश्चन को x मान के भी करते हैं, x मान के करोगे तो बेटा और तकलीफ में आ जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एक लाइन में मैं खत्म कराना सिखा दूं। ठीक है, एक लाइन में देखिए कैसे खत्म करेंगे, हटा दो इसको। ठीक है, चलिए देखिए एक लाइन में खत्म होने जा रहा है, बस क्वेश्चन पढ़ो, एक लाइन लिखो, आंसर आ गया। ठीक है, बस मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, सबसे पहले बताओ पोल का कितना भाग, कितना भाग कीचड़ में था, 1/6 थे, तो 6 में से अगर 1 भाग कीचड़ में, तो जो कीचड़ में उससे मतलब नहीं, कीचड़ के ऊपर 6 में से 1 भाग कीचड़ में, तो 6 में से 5 भाग कीचड़ के ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब कह रहा है कि शेष का 1/2 भाग पानी के अंदर है। ठीक है, अगर 2 में से 1 पानी के अंदर है, भाई देखो यहाँ पे 2 में से 1 पानी के अंदर है ना, तो 2 में से 1 पानी के अंदर है, तो 2 में से 1 पानी के ऊपर। क्लियर, इज इक्वल टू 5 मीटर। लो क्वेश्चन खत्म हो गया। 5/12 इज इक्वल टू 5 मीटर, तो 5 बराबर 5 मीटर, तो 1 बराबर 1 मीटर, तो 12 बराबर 12 मीटर। सीधे आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, बताओ एक लाइन का ये क्वेश्चन होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें कोई एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको करना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 21% and denominator is decreased by 12%, then it will become 11/12. Find original fraction. किसी एक फ्रैक्शन का अंश 21% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे लिख देना 21% बढ़ा दिया जाए ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने पूरा नहीं लिखा। ठीक है, भूल गया हूँगा, बढ़ा दिया जाए। ठीक है, किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 21% बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर हर 12% कम कर दिया जाए, तो यह 11/12 हो जाएगा। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, मूल फ्रैक्शन या मूल भिन्न क्या होगी, ये हमें बताना। आइए देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो फ्रैक्शन होता है उसको हमेशा कैसे मानना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मानना है ना। ठीक है, फ्रैक्शन को जो मानना है वो कैसे मानना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में मानना है। अच्छा बताओ, जैसे मान लो मैं कहूँ 3/5, तो 3/5 भी अपने आप में क्या एक तरह का फ्रैक्शन ही तो है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 3 है, अगर मैं केवल 3 की बात करूँ, मैं 3 से पूछूं तो 3 से पूछूं तो ये 3 कहेगा मैं अपने आप में क्या हूँ, 100% हूँ। भाई अगर आप किसी से भी पूछो
किसी से भी जाके उसकी बात करो तो क्या कभी वो अपनी बुराई करेगा? क्या कभी अपनी बुराई नहीं करेगा। वो तो कहेगा मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ। अगर कोई चीज़ अपने आप में परफेक्ट है इसका मतलब वो अपने आप में क्या है? 100% है। मैं 5 से भी पूछूं तो ये भी अपने आप में क्या कहेगा? कहेगा मैं भी अपने आप में 100% हूँ। क्लियर है? ठीक है। कहने का मतलब बस मैं एक छोटी सी चीज़ चाह रहा हूँ कि बेटा दुनिया का हर एक नंबर खुद के रिस्पेक्ट में 100%, जैसे आप अपने रिस्पेक्ट में क्या है 100, आप खुद के रिस्पेक्ट में क्या है 100% है। क्लियर है? ठीक है। आप अपने भाई बहनों के रिस्पेक्ट में हो सकता है थोड़े से कम ज़्यादा हूँ, ठीक है, लेकिन आप खुद के रिस्पेक्ट में क्या है 100% है। क्लियर है? ठीक है। तो वही चीज़ है कि कभी भी अगर हमें फ्रैक्शन मानना हो तो हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में मानते हैं। ठीक है। तो ये जो बेटा ये जो न्यूमरेटर है ये भी अपने आप में 100% और ये जो डिनोमिनेटर है ये भी अपने आप में क्या है 100% है। क्लियर है? ठीक है। तो बेटा न्यूमरेटर भी अपने आप में 100% है और डिनोमिनेटर भी अपने आप में क्या है 100% है। अब देखो क्वेश्चन खत्म होने वाला है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी फ्रैक्शन का अंश 21% बढ़ा दिया जाए। बेटा कभी भी अगर किसी चीज़ में प्रतिशत में कहीं इतना बढ़ जाए या इतना घट जाए, ठीक है, तो कुछ आपको नहीं करना है, हमेशा 100 में उतना जोड़ दें या 100 में उतना घटा देना है। ठीक है। जैसे ही कह रहा था न्यूमरेटर 21% बढ़ जाए तो न्यूमरेटर अपने आप में पहले 100% था, 100 में 21% बढ़ गया तो कितना हो गया बेटा 121% हो गया। ठीक है। और डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100% है, डिनोमिनेटर में 12% कम हो गया। अगर 12% कम हो गया तो 100 में से 12 कम हुआ मतलब कितना हो गया 88%। क्लियर है? देखो अगर बढ़ेगा तो जोड़ दो, घटेगा तो माइनस कर दो 100 में। ठीक है। और ये जो न्यूमरेटर का 121% या डिनोमिनेटर का 88% है ये किसके बराबर अब हो गया 11/12 के बराबर हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है। इसको उड़ा दीजिए 11 से, यहाँ 11 गए, 11 थे 88। ठीक है। 11 से 11 उड़ गया, n/d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 8/12 हो जाएगा। ठीक है। अगर 8/12 हो जाएगा तो 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बस इस तरह के क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। क्लियर है? ठीक है। अगर बढ़ेगा तो उतना ऐड कर दीजिए, अगर घटेगा तो उतना माइनस कर दीजिए। क्लियर है सबको? बोलो भाई क्लियर? ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2/9 पार्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 2200, फाइंड कॉस्ट ऑफ 3/11 पार्ट ऑफ दैट आर्टिकल। ठीक है। किसी वस्तु के 2/9 भाग की कीमत या लागत 2200 रुपए, तो उस वस्तु के 3/11 भाग की कीमत क्या होगी, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे मान लो आप मेरे पास कुछ वस्तु लेने आए, ठीक है, कोई वस्तु लेने आए, तो बेटा आपने मुझसे जो भी मेरे पास वस्तु थी वो पूरी, जैसे मान लो मेरे पास 10 किलो था तो आपने कहा कि भैया हमें 10 किलो नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 2 किलो चाहिए। ठीक है। तो आप बताइए मैं जो 2 किलो दूंगा वो आपको कब दूंगा? वो मैं आपको तभी दूंगा जब आप मुझको क्या देंगे, पैसा देंगे। ठीक है। इसका मतलब जब मैं वस्तु दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे, पैसा देंगे। तो सीधी सी बात है, जो कह रहा है किसी वस्तु के 2/9 भाग की लागत 2200 रुपए, इसका मतलब जो 2/9 है, जो 2/9 है उसकी वैल्यू 2200 के क्या है बराबर है। नहीं समझे? ठीक है। 2/9 बराबर 2200 रुपए। क्लियर है सबको? ठीक है। तो 2/9 भाग की कीमत 2200 रुपए के क्या है बराबर है, तो 2/9 बराबर 2200 रुपए। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है। तो 2/9 बराबर अगर 2200 रुपए हो गया, 2/9 भाग बराबर 2200 रुपए हो गया, तो क्वेश्चन में कह रहा है उसी वस्तु के 3/11 भाग की कीमत क्या होगी। ठीक है। तो 2/9 बराबर 2200 रुपए, तो 3/11 बराबर सीधे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि आर्टिकल सेम है। 2/9 भाग की कीमत अगर 2200 रुपए, तो 3/11 भाग की कीमत कैसे निकालेंगे 2200/2/9। अब इधर है 2200 के रिस्पेक्ट में था तो 2/9 से क्या दे दो डिवाइड कर दो, इनटू जो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? ठीक है। तो 9 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 2200 इंटू 9 इंटू 3/11 दूना 22। क्लियर है? ठीक है। इसको उड़ा दो, 100 आया, 9 त्रिक 27, आंसर क्या आ गया 2700 रुपये। क्लियर है? ठीक है। मतलब उस वस्तु का जो लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसके 3/11 भाग की कीमत कितनी है 2700 रुपये। क्लियर है सबको? आसानी क्वेश्चन था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ 1 इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ द फ्रैक्शन विल बिकम 4/5 and if 5 is subtracted from numerator and denominator but the fraction will become 1/2, find your result fraction। ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है यदि एक को
यदि एक को अंश और हर में जोड़ दिया जाए, मतलब कोई एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें एक जोड़ दिया जाए, न्यूमरेटर में भी एक और डिनोमिनेटर, ठीक है। यदि एक को अंश और हर में जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है। यदि 5 को अंश और हर में घटा दिया तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, मूल भिन्न क्या होगी, हमें बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप बताओ, सबसे पहले फ्रैक्शन आप बताओ क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है। तो फ्रैक्शन हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है न्यूमरेटर में एक जोड़ दो, तो एक जोड़ दिया। कह रहा है डिनोमिनेटर में भी एक जोड़ दो, जोड़ दिया, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितना हो गया बेटा, 4/5 हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है सबको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक इक्वेशन बनेगी 5n + 5 = 4d + 4, क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे 4d को इधर लेते हो तो 5n - 4d = -1, ये एक इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, आगे भाई क्लियर है सबको, ठीक है। अब अगली बार कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में, अगली इक्वेशन में बनाने जा रहा है, कह रहा है न्यूमरेटर में 5 घटा दो, डिनोमिनेटर में भी 5 घटा दो, घटा दिया, ठीक है। = क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 2n - 10 = d - 5 ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2n - d = 5, बोलो मेरे भाई क्लियर है। ये एक दूसरी इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब ये दो लीनियर इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आप बताइए। यहाँ पे n का कोफिशिएंट 5 है या n का, चाहे n के कोफिशिएंट दोनों जगह बराबर कर ले, चाहे d के कोफिशिएंट बराबर कर, ठीक है। अब बताइए यहाँ d का कोफिशिएंट 4 है जबकि यहाँ क्या 1 है, तो d के कोफिशिएंट बराबर करना आसान है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को इंटू 4 कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, जैसे यहाँ 4d हो जाए तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ कर दूँ, ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पहली इक्वेशन है 5n - 4d = -1, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8n, ठीक है, माइनस 4 एकम 4 4d = 4 पंचे 20, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये उड़ा दो, ठीक है। यहाँ -3n = -21, तो n = क्या आ गया, 7 आ गया, बोलो भाई क्लियर है, ठीक है। n = 7 आ गया। अगर n = 7 आ गया तो n = 7 यहाँ चिपका दो, इसमें चिपका दो, ठीक है। n = अगर 7 यहाँ चिपकाओगे तो यहाँ देखो 7 दूना 14 - d = 5, ठीक है। तो d = क्या आ जाएगा, 14 में से 5 किया 9, बोलो भाई क्लियर है, ठीक है। तो n 7 है, d 9 है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 7/9, क्लियर है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से करने और ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन होता तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते, मतलब इतना लिखने की ज़रूरत ही ना पड़ती, क्लियर है सबको, बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं, क्लियर। चलिए हटा दो इसको, चलिए हटा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 6th क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन ये वाला भी आसानी है, ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले मैं ऑप्शन आपके सामने लिख दे रहा हूँ, तब आपके लिए ज़्यादा ये आसान हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। इसमें जो पहला ऑप्शन a = 1/7 है, दूसरा ऑप्शन है ABC = a³ है, तीसरा ऑप्शन है ABC = 1/49 है ना, और चौथा ऑप्शन है AB = C/A। ये 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन से ही आंसर पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है Ath पार्ट ऑफ 49 इज 7, Bth पार्ट ऑफ 63 इज 9, Cth पार्ट ऑफ 112 इज 16, फाइंड विच वन इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 49 का एवा भाग 7 है, 63 का बीवा भाग 9 है, 112 का सीवा भाग 16 है, कौन सा सही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहले देखो 2 बातें सुन लो बेटा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 49 का एवा भाग, कभी भी कहे 49 का एवा भाग तो 49 को a से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। देखो 2 तरह की बातें बोल सकता है, या तो कहेगा 49 का a गुना, या तो कहेगा 49 का एवा भाग, ठीक है।
अगर ये 49 का a गुना कहता है तो 49 को a से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 49 को a से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। अगर ये कहता है 49 का एवां भाग तो 49 को a से क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। एवां भाग का मतलब ये 49 को a से क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। तो 49 का एवां भाग 7 है, तो 49 को जब मैंने a से डिवाइड किया तो वो 7 के क्या है, बराबर है। क्लियर है भाई, समझ बात आ रही है, ठीक है। तो 49 अपॉन a बराबर 7, तो जब कट करोगे तो यहाँ 7 7 49, ठीक है, तो a बराबर बेटा 7 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब कह रहे हैं 63 का बीवा भाग 9 है, तो 63 का बीवा भाग मतलब 63 बटे b बराबर 9, ठीक है। तो 9 7 63, तो b बराबर भी क्या आ गया, 7 आ गया ना, ठीक है। a बराबर भी 7, b बराबर। आगे कह रहा है 112 का सीवा भाग मतलब 112 को c से भाग दे दो, बराबर 16, ठीक है। तो 16 7 112, ठीक है। तो c बराबर भी क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए a बराबर भी 7 आ गया, b बराबर 7 आ गया और c बराबर भी क्या आ गया बेटा, 7 आ गया, ठीक है। अब आप खुद बताइए क्या पहला ऑप्शन सही हो सकता है भाई, जब a की वैल्यू मैंने 7 निकाली तो a की वैल्यू 1/7 तो हो नहीं सकती, ठीक है। आइए ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ 7 7 7 रखे, 7 × 7 × 7 क्या 1/49 होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। 7 × 7 यहाँ a b की वैल्यू रखो, 7 × 7 49, 7/7 1 होता है, ठीक है। तो 49 का 1 के बराबर, ये इसका मतलब यही ऑप्शन है और ये सही भी है। कैसे भाई, 7 × 7 × 7 7 का क्यूब होगा और यहाँ 7 का क्यूब, यहाँ पे भी इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं, हटा दो बेटा इसको, चलिए। कह रहा है 1/7 पार्ट ऑफ एनी नंबर इज 100 मोर देन 1/11 पार्ट ऑफ दैट नंबर, फाइंड नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है 1/7 पार्ट ऑफ एनी नंबर इज 100 मोर देन 1/11 पार्ट ऑफ दैट नंबर, फाइंड नंबर। किसी भी संख्या का 1/7 भाग उस संख्या के 1/11 भाग से 100 अधिक है तो संख्या क्या होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, जो कह रहा है बस लिखते जाओ। किसी संख्या का 1/7 भाग उस संख्या के 1/11 भाग से 100 अधिक है, लो भैया इक्वेशन बन गई। क्लियर है, ठीक है। कह रहा है 100 अधिक है तो +100 कर देंगे, 100 कम है तो -100 कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। कह रहे किसी संख्या के 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है, ठीक है। तो 1/7 बराबर 1/11 + 100। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमने कहा था फ्रैक्शन कैलकुलेशन फ्रैक्शन में होगी तो 1/11 को इधर उठा लो, तो 1/7 - 1/11 इज इक्वल टू 100। एलसीएम ले लो, 11 7 77, 77/7 करोगे 11 आएगा, 77/11 करोगे 7 आएगा, इज इक्वल टू 100। क्लियर है, 11 में 7 गया 4, 4/77 इज इक्वल टू 100 ना। फिर वही चीज हो गई, 4 यूनिट बराबर 100। भाई इसका मतलब यही है कि टोटल नंबर 77 यूनिट है, तो अभी तक कितने यूनिट की वैल्यू हमें पता है, 4, और 4 की वैल्यू किसकी बराबर है, 100। तो 4 यूनिट बराबर 100, तो 1 यूनिट बराबर 25, 100/4 करोगे 25, 1 यूनिट बराबर 25, तो 77 यूनिट बराबर 77 × 25 कर लीजिए, ठीक है। 25 सते होता है 175, 175 का 5 हासिल 17, 25 सते 175, 175 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा 192, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 1925, 1925, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। तो बेटा आपको ये सारी बातें मेरी ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप वीडियो को बार बार देखें, सारी चीज़ें बहुत आसान है और ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अगला चैप्टर या आगे जो भी मैं चैप्टर उठाऊंगा उसमें फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े लगने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं अभी एक और वीडियो आपको बना के देने जा रहा हूँ, इसी में मैं आगे लगा दूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए 2 मिनट इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद अभी मैं तुरंत फिर से आता हूँ। क्लियर है, चलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग ने फ्रैक्शन में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन किए थे, अब थोड़ा सा हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन अभी मैं और भी कराऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा अब रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल या कॉन्टिन्यूअस डेसिमल। क्लियर है, ठीक है। मैंने आपको एक बताया था ना 7 दशमलव, ठीक है। तो बस उसी के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए रिपीटिंग डेसिमल होता क्या है। रिपीटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, देखिएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x इज इक्वल टू 0.555555
क्लियर है, एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, क्लियर है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0.5555 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आज के बाद से रिपीटिंग डेसिमल का मतलब समझ लीजिए या डेफिनेशन समझ लीजिए क्या होगी, ठीक है। कोई भी संख्या या फिर एक और फिर लिख लूँ, फिर समझाता हूँ, 0.689 टिल इनफाइनाइट, क्लियर है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपसे कि कोई भी संख्या या संख्याओं का समूह, भाई ये संख्याओं का समूह ही तो है ना, ठीक है। कोई भी संख्या या संख्याओं का समूह जिसकी दशमलव बिंदु के बाद बार बार पुनरावृत्ति होती है, कहाँ तक, अनंत तक, क्लियर है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। कोई भी संख्या या संख्याओं का समूह जिसकी दशमलव बिंदु के बाद, हमेशा दशमलव बिंदु के बाद ही रिपीटेशन होगा, ठीक है, जिसकी डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार रिपीटेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल, क्लियर है, ठीक है। कोई भी संख्या या संख्याओं का समूह जिसकी दशमलव बिंदु के बाद बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसको रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल या कॉन्टिन्यूअस डेसिमल कहते हैं, क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जैसे यहाँ 0.555555 देखिए इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, या यहाँ 0.689 इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है, ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं 0.5555 इनफाइनाइट को अगर थोड़ा सा और छोटे फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बताइए यहाँ रिपीटिशन किसका हो रहा है बेटा, 5 का हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लिए, 0.5 लिख दीजिए, लिख लिए, बात समझ में आ रही है, ठीक है। सबसे पहले 0.5 लिख रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 5 का रिपीटिशन हो रहा है, 5 के ऊपर एक लाइन खींच दे, इसको बार कहते हैं, क्या कहते हैं, बार। इसको पढ़ेंगे कैसे, 0.5 बार, ठीक है। तो कहीं पे भी इस तरह से अगर 0.5 बार समथिंग लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि इस 5 का क्या हो रहा है, बार बार रिपीट, मतलब जितने नंबरों के ऊपर बार लगा रहता है उतने नंबरों का क्या होता है बेटा, रिपीटेशन होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 0.689 लिखा हुआ है बार, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.689 बार, क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही, 0.689 बार लिखा जा सकता है, समझ गए, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे अगर कोई भी नंबर बार बार अगर रिपीट कर रहा है तो उसको अगर मैं बार के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 0.5 लिखा, बार लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे 0.689 रिपीट कर रहा है तो 0.689 बार लिख दिया, क्लियर है सबको, अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको ये समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे मान लीजिए ऐसे लिखा है 0.4761 ना, 4761 ना इनफाइनाइट तक, तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 0.4761 बार, क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी कैसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा ये 0.5 बार है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसका भिन्नात्मक मान या फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करो, देखो बार के अंदर बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो भी बार के अंदर लिखा उसको न्यूमरेटर में लिख दो, 5 लिखा है 5 लिख दिया, ठीक है। बार के अंदर जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको कहाँ लिख दो, न्यूमरेटर, ठीक है। तो 0.5 बार था तो 5 को मैंने कहाँ लिख दिया बेटा, न्यूमरेटर लिख दिया, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 5 तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, आप देखो बार के अंदर कितने नंबर लिखे हुए, बार के अंदर कितने नंबर लिखे हैं, जैसे यहाँ बार के अंदर केवल एक नंबर लिखा हुआ है, अगर यहाँ बार के अंदर केवल एक नंबर लिखा है तो डिनोमिनेटर में केवल 1 न आएगा, तो इसकी 0.5 बार की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी बेटा, 5/9, क्लियर है सबको, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो 0.689 बार है, इसको क्या लिख सकते हैं, 689/999, ठीक है, क्योंकि बार के अंदर 3 नंबर है इसलिए डिनोमिनेटर में कितने 9 आएंगे, 3 9 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 0.476 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4761/9999, क्लियर है, ठीक है भाई। 0.4761 बार है तो सबसे पहले जो बार के अंदर उसको लिख लो, बार के अंदर क्या है 4761 है तो 4761 को लिख लिया और न्यूमरेटर, ठीक है। और बार के अंदर 4 नंबर है इसलिए डिनोमिनेटर में कितने 9 आएंगे, 4 9 आ जाएंगे, बात समझ में आ रही। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें ऐसे ही पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए 0.5 बार या इस तरह की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए कहा 0.572989 बार, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी 57289/99
999 5 बार 9 आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। लेकिन बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा है बार बार, क्या डाउट आ रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ कि सर ये बार बार नीचे 9 या 99 या 999 या 9999 कैसे आ जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर करिए। ठीक है, देखो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसके लिए आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन खत्म करने हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे मान लीजिए मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है, इसको उठा लेता हूँ, इस वाले को। ठीक है, यहाँ पे लिखा था x इज इक्वल टू 0.5555 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक लिखा था कि नहीं लिखा था। ठीक है, यहाँ पे रिपीटिशन किसका हो रहा था, यहाँ जो रिपीटिशन हो रहा था किसका हो रहा था बेटा, 5 का हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ये समझ में बात आ रही है। ठीक है, अब बताओ केवल यहाँ 5 का रिपीटिशन हो रहा था ना। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं ये जो अकेला 5 है जिसका रिपीटिशन हो रहा है, मान लो इसको मैं डेसिमल के आगे लाना चाहूँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डेसिमल के आगे केवल मैं 5 को लाना चाहता हूं तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, देखो डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर हम डेसिमल के आगे लाना चाहते हैं, अगर एक नंबर लाना चाहते हैं 10 से करना पड़ता है, 2 नंबर लाना चाहते हैं तो 100 से, 3 नंबर लाना चाहते 1000 से, 4 नंबर लाना तो 10,000 से। क्लियर है? ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे एक ही नंबर लाना है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, अगर 10 से इधर करोगे तो 10 से इधर भी। ठीक है, अगर 10 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.555555 टिल कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद इन दोनों क्या कर लीजिए माइनस, 10x में से x गया 9x। क्लियर है? 5 माइनस 0 5 और इधर सब क्या आ गया 0। ठीक है, तो x इज इक्वल देखिए बेटा 5 बाई 9 आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे ये वाला था तो यहाँ किससे करते 1000 से। ठीक है, तो 1000 में से अगर 1 माइनस करते तो 999 ही तो आता ना। ठीक है, आप समझ में आ गया कैसे आता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए हटा दो इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं सारे ही क्वेश्चन करा दूंगा। अभी केवल मैं आपको बार हटाना सिखा रहा हूँ, सिर्फ अभी मैं केवल आपको क्या सिखा रहा हूँ बेटा, बार हटाना है कि नंबर्स के ऊपर से बार कैसे हटाया जाता है, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले अभी आप लोग बार हटाना सीखिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे कभी कभी ऐसे लिख देगा 0x इज इक्वल टू 0.4728 बार। क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कभी ऐसा लिखा हो सकता है क्या 4728, नहीं बेटा नहीं लिखा हो सकता है। क्यों नहीं लिखा हो सकता है, क्योंकि आप खुद बताओ बार लिखा है तो इसका मतलब इस 4747 का इनफाइनाइट तक रिपीटिशन होगा। अगर 4747 का इनफाइनाइट तक तो 28 अपनी पोजीशन डिसाइड नहीं कर पाए, तो इस तरह से कभी भी लिखा नहीं हो सकता है ना। ठीक है, हमेशा ऐसे लिखा रहेगा, या तो शुरू से अंत तक बार लिखा रहेगा, या तो डेसिमल बाद कुछ नंबर लिखे फिर अंत में बार लगता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो भी रिपीटिशन होगा वो जिसका रिपीटिशन उसका अंत में बार लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है, जैसे मान लीजिए 0.4728 बार लिखा हो और मुझे इसका क्या करना है, इसको हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे देखिएगा। ठीक है, देखिए अभी पिछला जो क्वेश्चन था भैया, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें शुरू से लेकर अंत तक पूरे नंबर पे बार लगा था। अगर मैं यहाँ पूरे नंबर पे आप बार लगा दें तो आप सीधे आंसर दे देते 4728/9999 दे देते कि नहीं दे देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ नंबर पे बार लगा हुआ, कुछ नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तब कैसे करेंगे, देखो इस तरह क्वेश्चन के लिए डेसिमल को भूल जाओ, बार को भूल जाओ। भूल गए? बोलो भाई। क्लियर है? डेसिमल को भूल जाओ, बार को भूल जाओ, सब भूल जाओ। बताओ नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 4728। तो जो भी नंबर लिखा हो उसको एज इट इज उतार दो, उतार दिए। ठीक है, हमेशा जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो डेसिमल को भूल जाओ, बार को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, जो भी नंबर लिखा हो उसको एज इट इज उतार दो। ठीक है, तो 4728 को मैंने एज इट इज उतार दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, 4728 को उतार दिया। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे ये बता ऐसे कितने नंबर है जिनको पर बार नहीं लगा हुआ है। भाई ये ऐसे कितने नंबर जिनको पर बार नहीं लगा है, 2 नंबर है। कौन कौन? 47। तो जिन नंबरों को पर बार नहीं लगा रहेगा टोटल में इसको क्या कर लो, माइनस कर लो। मतलब 47 को मैंने टोटल में क्या कर लिया, माइनस कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई। क्लियर है? बार के अंदर कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो जो बार के अंदर जो 2 नंबर हैं उसके लिए उत्ते क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। बात समझ में आई? बार के अंदर वाले नंबरों के लिए हमेशा क्या आएंगे, उत्ते 9 आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, बार के बाहर कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो जो बार के बाहर नंबर है उनके लिए उत्ते क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, फिर से एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मैंने ये कहा कि सबसे पहले 0.4728 बार लिखा था, तो यहाँ पे कुछ नंबरों में बार लगा है, कुछ नंबर बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे डील करेंगे,
सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरा पूरा नंबर उतार लीजिए, 4728 को उतार लिया, ठीक है। माइनस जितने नंबर बार नहीं लगाए टोटल में से उसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ठीक है। डिवाइडेड बाई जितने पे लगा उसके लिए उतने आएंगे, जिससे नहीं लगा उसके लिए उतने क्या आएंगे, 0 आएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस कर लिए, 8 में से 7 गया 1, इधर 12 में से 4 गया 8, है ना। यहाँ क्या होगा 6 होगा, यहाँ पे 4, 4681 अपॉन 9900, समझ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या किया भाई, 8 में 7 गया 1, इधर 2 में से 4 तो जा नहीं सकता, तो इसलिए 1 हासिल 1, 12 में 4 गया 8, इधर 6, इधर 4, ठीक है। अगर ये नंबर ऊपर नीचे किसी से कट रहा है तो काट लीजिएगा, नहीं कट रहा है तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अभी समझ में आ गया सबको, क्लियर है, ठीक है। चलिए हटा दो। अब देखिए अगला, मान लीजिए x इज इक्वल टू, कहीं लिखा है 0.56729 बार, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 56729 बार, क्लियर है। अब इसको कैसे करेंगे, डेसिमल भूल जाओ, बार भूल जाओ, सबसे पहले क्या लिख लो, 56729 लिख लिया, ठीक है, 56729 लिख लिया, बात समझ में आ गई, ठीक है। माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे जितने नंबर बार के बाहर है पहले उनको लिख लिया, मतलब किसको लिख लिया, 56 को लिख लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाई जितने नंबर बार के अंदर है उसके लिए उतने क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, मतलब 3 बार 9 लिख लिया, ठीक है। बार के बाहर वाले नंबर के लिए उतने लिए 0 आ जाएंगे, ठीक है। माइनस कर लीजिए, 9 में से 6 गया 3 ना, 12 में से 5 गया 7, इधर क्या बचेगा 6, इधर भी 6, इधर 5, डिवाइडेड बाई 99900, ठीक है। कैसे करेंगे समझ में आ गया, ठीक है। सबसे पहले 56729 को उतार लिया, बार के बाहर जो भी नंबर है उसको टोटल में से क्या कर दीजिए, माइनस कर, डिवाइडेड बाई जितने नंबर बार के अंदर उसके लिए उतने 9, जितने नंबर बार का उसके लिए उतने 0। 9 में से 6 गया 3, 12 में से 5 गया 7, इधर 6, इधर 6 और ये, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, बात समझ गए, ठीक है। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे ना, ठीक है। चलिए अब अगला टाइप बताता हूँ, थोड़ा सा अगला टाइप बता देता हूँ, ठीक है। अगला टाइप, अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे लिखा रहेगा x इज इक्वल टू 2.3412 बार, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मामला ये फंस गया, अभी तक देखो जो मैंने पहला टाइप बताया तो उसमें सारे नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ था, ठीक है। जो मैंने ये वाला अगला टाइप बताया उसमें डेसिमल के बाद नंबर आ रहे थे, कुछ नंबर बार लगा, कुछ नंबर बार नहीं लगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या, डेसिमल के आगे भी नंबर आ रहे हैं, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको पिछला वाला समझ में आ गया तो समझ लीजिए ये भी आ गया, ठीक है। सबसे पहले डेसिमल भूल जाओ, बार भूल गए, ठीक है। बताओ क्या लिखा हो, बस नंबर बताओ क्या लिखा है, 23412 लिखा हुआ है, ठीक है भाई, यही तो लिखा हुआ 23412 लिखा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या करो, माइनस, ठीक है। ऐसे नंबर बताओ जो बार के बाहर है, तो बार के बाहर कौन कौन है, 2 3 4, ठीक है। तो 2 3 4 234 क्या कर लो, माइनस कर लो, डिवाइडेड बाई बार के अंदर कितने नंबर है, 2 नंबर है, उसके लिए उतने क्या आएंगे, 9 आएंगे, ठीक है। बार के बाहर कितने नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है। लेकिन बेटा जो डेसिमल के आगे चाहे जितने भी नंबर आ जाए, डेसिमल के आगे चाहे जितने नंबर आए उसके लिए कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल के आगे जैसे 2 लिखा हुआ है तो इसके लिए 0 नहीं आएगा, क्या 0 किसके लिए आएगा, 3 और 4 के लिए आएगा, समझ गए, ठीक है। माइनस कर लीजिए, 12 में से 4 गया 8 ना, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। इधर 10 में से 3 गया 7, है ना, ठीक है। इधर 3 में से 2 गया बेटा 1 ना, और इधर भी 3 ही होगा, और इधर सॉरी यहाँ भी 3 होगा, है ना, अरे यार यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 2 होगा बटे 9900। अगर ये ऊपर नीचे किसी वैसे ये कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, काट लेना, ठीक है। कट रहा तो काट ले, नहीं तो यही आंसर होगा, क्लियर है, ठीक है। फिर से देख लो, सबसे पहले पूरा नंबर उतार लो, जितने नंबर बार नहीं लगा टोटल में उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई जितने पे लगा उसके लिए उतने 9 आएंगे, जितने पे नहीं लगा उसके लिए उतने क्या आएंगे, 0। और डेसिमल के पहले चाहे जितने भी नंबर लिखे रहे उसके लिए कभी भी 0 नहीं आएगा, क्लियर है, बोलो, ठीक है। हटा दो भाई, हटा दूँ, क्लियर है। चलिए इसी तरीके एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके का, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ x इज इक्वल टू 5.6741 बार, है ना, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए, चलिए 7 के ऊपर भी लगा लेते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है।
अब इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 6 7 4 1 को एज इट इज लिख लीजिए, लिख लिए, ठीक है। माइनस जितने नंबर बाद में टोटल में उसको माइनस कर दिए, मतलब 56 को क्या कर दीजिए माइनस कर, डिवाइडेड है भाई, जितने पे बार लगा उसके लिए क्या आएंगे उतने 9 आएंगे, मतलब 3 नंबर पे लगा तो उसके लिए उतने 9 आ जाएंगे, तो 3 तो 9 आ गए, क्लियर है, ठीक है। और बार के बाहर जो नंबर है उसके लिए क्या आएंगे 0, लेकिन 5 के लिए 0 नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है डेसिमल के आगे चाहे जितने भी नंबर आ जाए उनके लिए कभी 0 नहीं आता है, ठीक है। मान लिया 25 भी लिखा होता तब भी ना आता 0, क्लियर है, ठीक है। माइनस कर लीजिए, 11 में से 6 गया 5 है ना, 11 में 6 गया 5, इधर 3 बचा, 13 में से 5 गया 8 है ना, 13 में से 5 गया 8, क्लियर है, ठीक है। इधर क्या बचा 6, इधर भी 6, इधर 5, डिवाइडेड बाई 99 ना भाई 9900, ठीक है, बात समझ गए। सबसे पहले 5 6 7 4 1 लिखा, माइनस टोटल में इस माइनस कर लो, मतलब 56 क्या कर लिया माइनस कर लिया, मतलब बार के बाहर जो नंबर उनको माइनस कर, 56 में डिवाइडेड है भाई, जितने नंबर बार है उसके लिए उतने 9, जिसके बाद नहीं उसके लिए उतने क्या आएंगे 0, और डेसिमल के आगे चाहे जितने नंबर है उसके लिए कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। 11 में 6 गया 5, और इधर 13 में 5 गया 8, इधर 6 6 5, ठीक है, क्लियर है, बोलो मेरे भाई आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है, मज़ा आना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो अभी इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया है कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। अभी इसी के ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको करा दे रहा हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा ना। करा दो बेटा, क्वेश्चन बस ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चन मिल जाए तो मैं करा देता हूँ आपको एग्जाम्पल ना। चलिए चलिए, जैसे एक बार आपके पटवारी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया था ना, एमपी व्यापम ने पटवारी का एक एग्ज़ाम लिया था, उसने एक क्वेश्चन डाल दिया था, क्या डाल दिया था देखिए, बोला था x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार है, क्या है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, इसका भिन्नात्मक मान क्या होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.4 बार का भिन्नात्मक मान क्या होगा, ये भैया व्यापम ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, अभी 1-2 साल पहले, ठीक है। अब इस क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, कैसे देखिएगा। सबसे पहले स्क्वायर रूट भूल जाओ, भूल गए, देखो स्क्वायर रूट ये भूल जाओ भाई, भूल गए, ठीक है। 0.4 बार को सब लोग लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो 4/9, अभी अभी सिखाया है, लिख सकते हैं, बोलो भाई, लेकिन स्क्वायर रूट तो भूले थे, वो तो था यार ना भाई, भूल गए लेकिन वो तो था, ठीक है। तो इसको ये √4/9 लिख सकते हैं, ठीक है। √4 की वैल्यू क्या होती है 2, √9 की वैल्यू क्या होती है 3, आंसर आएगा 2/3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 2/3। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पूछी गई थी तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इसको हो सकता है रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में पूछा जाए तो भाग दे दो, 0.3 ठीक है। तो अगर इसकी बार में वैल्यू पूछा है तो 0.6 बार होगी, क्लियर है सबको, बात समझ के, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। देखो एक बात सीख लो कि अगर आपको किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चन करने बहुत आसान होंगे, ठीक है। अभी देखिए मैं अभी मैं रिकरिंग डेसिमल में भी आपको हर टाइप के क्वेश्चन दिखा दूंगा, जो बच्चे जहाँ पे फंसते थे अब वो नहीं फंसेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ x इज इक्वल टू 0.142857 बार डिवाइडेड बाई 0.285714 बार, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0.142857 बार डिवाइड बाई 0.285714 बार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन कैसे डील करेंगे देखिएगा। सबसे पहले जो बार है सबसे पहले वही हटाया करो, ठीक है। बार हटाओगे तो यहाँ बताओ क्या आएगा, ऊपर 142857 अपॉन कितने बार 9, 6 बार 9 आएगा, बोलो भाई आ रहा है समझ में। डिवाइडेड भाई नीचे भी वही काम करो, क्या होगा 285714 अपॉन कितने बार 9, 6 बार 9 आएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे मरमिटे भाई, क्लियर है, मरमिटे, ठीक है, गायब हो गए ना तो मरमिटे। तो 142857 अपॉन डिवाइडेड बाई 285714, ठीक है। अब देखो ये वाला नंबर जो नीचे वाला नंबर है ऊपर नंबर एक दुगना है, ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया। बच्चे कह रहे हैं आपको कैसे पता, यार देखो 14 दूना 28 होता है ना, 14 दूना 28 होता है, सीधी सी बात है, दुगना ही है लगभग, ठीक है। तुम चेक भी कर लेना घर पे, ठीक है, दुगना ही आएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हटा दो इसको। देखिए अगला क्वेश्चन रिकरिंग डेसिमल कैसे पूछा सकते हैं, बता देता हूँ मैं। जैसे लिखा हुआ है 5.88 बार माइनस 4.58 बार, है ना बेटा, माइनस 0.64 बार प्लस 0.36 बार ना। कह रहे इस क्वेश्चन को प्लस माइनस करके बताओ, ठीक है प्लस माइनस का ही क्वेश्चन, लेकिन हाँ रिकरिंग डेसिमल के ऊपर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिएगा बेटा, कभी भी इस तरह से लिखा रहे तो सबसे आसान मेथड होता है कि इस 5 को अलग कर लो, 0.88 बार को अलग कर लो, ठीक है। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 0.88 बार, बोलो भाई, लिख सकता हूँ इसको, क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 0.8, बोलो मेरे दोस्त, बोले यार, नहीं बोलोगे, बोल दो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 5.88 बार क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 0.8 बार। अब यार लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर डालो भाई, ठीक है, लाइक कर डालिए, लाइक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.88 बार ना, इसको क्या लिख सकते हैं, -4 माइनस 0.58 बार, है ना, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.88 बार, यहाँ पे माइनस आगे लिखा हुआ है तो -4 तो है ये, माइनस 0.58 बार, बोलो भाई, क्लियर है, ठीक है। माइनस यहाँ पे अब इसको, ये जो 0.64 बार है, 0.64 बार जो है, इसको पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में बदल दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 64/99, अभी ये बताया था कुछ देर पहले बताया था। इसको क्या लिख सकते हो भाई, 36/99 लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हैं 64/99, इसको लिख सकते हैं 36/99 ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आसान हो चुका है, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 भाई, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 88/99, बोलो मेरे दोस्त। इसको क्या लिख सकते हैं, -58/99, है ना, बोलो, ठीक है। और माइनस 64 में 36 जोड़ो 100, 100/99, बोलो मेरे दोस्त। आ रहा है, मज़ा आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 तो 1 है ही है, प्लस 88 में से 58 घटा लो ना, ठीक है। तो करोगे तो 8 में से 8 गया 0, 8 में से 5 गया 30/99, है ना, क्लियर है, ठीक है। अब माइनस इसको भाग दे दो, भाग दोगे तो 99 कम 99, तो 1 प्लस 1/99 आएगा, नहीं आएगा, बोलो भाई। देखो 99 कम 99 कम 99 ना, एक बार गया, ठीक है। और 100 में से 99 गया 1 प्लस 1 से 1/99, तो उसको 1 प्लस 1/99 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस का 1 माइनस का उड़ा दो, 30/99 में से 1/99 माइनस कर लो, आंसर क्या आ गया, 29/99। या तो 29/99 लिख लो, या इसको 0.29 बार भी लिखा जा सकता है। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, आराम से हो गया, ठीक है। मैंने कुछ किया नहीं, बस इसको ब्रेक कर लो, जब भी ये ब्रेक होगा प्लस साइन के साथ ब्रेक होगा। 5 प्लस 0.88 बार, -4 माइनस 0.1 माइनस 64/36/99, ठीक है। 5 में 4 गया 1, 88/9 गया 50 है, माइनस 64 36 100 100/99, ठीक है। 1 तो 1 ही है, 88 में से 58 गया 30, माइनस 1 से 1/9, 1 प्लस 1/1 माइनस 1 0, 30/1, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 29/90, क्लियर है, ठीक है बेटा। मैं अभी रिकरिंग डेसिमल में और भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो फिर आप लोग फिर पचा नहीं पाओगे, क्योंकि आज मिठाई भी खानी है, ठीक है। तो आज मिठाई भी खानी है, तो रक्षाबंधन एंजॉय करिए, ठीक है। सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए, मज़े करिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और हमारे चैनल को देखते भी रहिए, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।